नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच पूर्व सीएम बघेल ने संशोधन विधेयक पर सवाल उठाया है, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी से आहत हूं। भूपेश बघेल निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी शोभा नहीं देता। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि न केवल मेरे वकालत की डिग्री पर प्रश्न है, बल्कि बार काउंसिलिंग ऑफ लाखों वकीलों पर भी प्रश्न चिन्ह है। साव ने आगे कहा कि राजनीति में सुचिता हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये तो भूपेश बघेल को सोचना है कि वे किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहते हैं, व्यक्तिगत अपेक्ष लगाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मुझे आघात पहुंचा है लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियों से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। मुझे लगता है राजनीतिज्ञों को इस बात से बचना चाहिए। राजनीति में शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री बार बार व्यक्तिगत रूप से मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। मेरे वकालत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मेरे वकालत के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये न केवल मेरे वकालत की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, स्टेट बार काउंसिल जिसने मुझे डिग्री दी थी वकालत की, उस पर प्रश्न चिन्ह है, और राज्य के लाखों के संख्या में जो अधिवक्ता समुदाय है उनका ये अपमान है। उन्होंने जो बातें कही विधानसभा में, उसका बहुत स्पष्ट रूप से मैंने उत्तर दिया कि नगरीय निकायों को यदि 5 साल के कार्यकाल पूरा हो जाए, नव गठित समिति का कार्यकाल संविधान में भी ये दिया हुआ है, अधिनियम में भी दिया हुआ है कि निर्वाचित जो समिति है उसका कार्यकाल प्रथम सम्मेलन के तारीख से 5 साल का होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ये संविधान में दिया हुआ है। पर नगर पालिका अधिनियम 1961 और नगर पालिक निगम 1956 में यदि उस 5 साल के भीतर चुनाव नहीं हुआ किसी कारण से, तो निकाय कैसे चलेगा, इसकी स्पष्ट व्यवस्था उन दोनों अधिनियमों में नहीं है। पंचायत एक्ट में इसका प्रावधान है। धारा 34(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यदि उपधारा 2 में निहित कालावधि के अवसान होने के पूर्व, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व जिला पंचायत नवीनतः गठित नहीं की जाती है, तो वह उक्त कालावधि के अवसान हो जाने पर विघटित हो जाएगी। और धारा 87 के उपबंध उसके संबंध में 6 मास से अनधिक कालावधि के लिए जिस कालावधि के भीतर जिला पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे। यानी यदि वो 5 साल के कार्यकाल के भीतर यदि चुनाव नहीं होता है, तो आने वाले 6 महीने के लिए धारा 87 पंचायत राज अधिनियम में प्रशासक या प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा और उससे पूर्व उसका चुनाव कराया जाना होगा। ये प्रावधान कारपोरेशन एक्ट और म्युनिसिपैलिटी एक्ट में नहीं था, और इसलिए हमने ये प्रावधान इस बार लाया है। तो क्या भूपेश बघेल जी ये बताएंगे ये असंवैधानिक है? पंचायत एक्ट का प्रावधान असंवैधानिक है? जब पंचायत एक्ट में पहले से ही मौजूद है, संविधान सम्मत है, इसीलिए तो मौजूद है। निकाय और पंचायत ये राज्य का विषय है। संविधान में ही राज्य विधानमंडल को अधिकार प्राप्त है कि इसके लिए चुनाव, उसके संचालन के कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। मुझे ये कहना है कि राजनीति में सुचिता हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ये तो भूपेश बघेल जी को सोचना है कि वो किस स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहते हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मुझे आघात पहुंचा है लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियों से, पर मुझे लगता है कि राजनीति में बड़े मन से, सुचिता से इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में कटौती पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी आरक्षण के खिलाफ रही है। इस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण साव और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि अरुण साव ने विधानसभा में जो बिल प्रस्तुत किया था उस पर राज्यपाल ने अभी तक हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि चुनाव की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
पूर्व सीएम बघेल ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले पर सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। वहीं श्री बघेल ने पीएम मोदी और दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि आरक्षण और संविधान पर अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का एक जैसा ही दृष्टिकोण है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अरुण साहू जी ने विधानसभा में जो बिल प्रस्तुत किया वो अभी तक के राज्यपाल महोदय ने उसका हस्ताक्षर किया नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो 73वें संशोधन हुए हैं और उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि आपको 5 साल बीतने के बाद भी 6 महीने बढ़ाने के किसी राज्य को या सरकारों को अधिकार है, बल्कि यह है कि प्रथम सम्मेलन से 5 साल पूरा होने के पहले 6 महीना पहले तक के आप चुनाव करा सकते हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भी असंवैधानिक रूप से किया है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जब इस प्रकार से समय में वृद्धि की तो सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाते हुए एक समय बद्ध उनको कार्यक्रम दिया कि इतने दिन में आपको चुनाव कराना है। उसके बाद भी यदि उप मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं जो खुद भी वकालत करते रहे, तो मुझे तो उसके वकालत के ज्ञान पे शंका हो रही है कि इस प्रकार से बात कोई वकील कैसे कर सकता है। दूसरी बात यह है कि आरक्षण जो मिला है, कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी और भाजपा आरक्षण समर्थक है, तो 33 जिले में एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए, न महिला के लिए न पुरुष के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। जबकि इसके पहले चाहे वो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हो तब, चाहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहा हो तब, आपने देखा होगा 27 जिले में 7 जिला पंचायत है वो ओबीसी के लिए आरक्षित था और अब भी नहीं। बस्तर और सरगुजा में एक वार्ड न अनुसूचित जाति के लिए न पिछड़े वर्ग के लिए एक वार्ड आरक्षित नहीं। देखिए, मुकेश चंद्राकार की जो मृत्यु हुई, जो हत्या हुई, उससे तो पूरे देश में शोक की लहर थी कि किस प्रकार से पत्रकार की हत्या कर दी गई, जो बेहद दुखद है। और उसके बाद सहायता देने में इतना विलंब क्यों मुख्यमंत्री जी? दूसरी बात, वो तो मर गए, उसके लाश को भी आपने कहाँ छुपा कर रखा था? वो निशंस हत्या थी। और दूसरी बात है कि उसके अस्थि कलश को भी किस प्रकार से बिखेर दिया गया। मतलब मृत्यु के बाद भी मुकेश को अपमानित करने का कोई कसर छोड़ नहीं रहा। भाई सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है, कुछ नहीं कर पा रही। ये तो निंदनीय है ना। और 10 लाख रुपए दिए वो अपर्याप्त है उसके परिवार के लोगों को, तो हमने कहा कि नौकरी तो दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं की? सड़क जो बनी नहीं और उसका भुगतान हो गया, कौन लोग हैं जिम्मेदार लोग? उसकी जांच क्यों नहीं की? उसकी जांच की घोषणा क्यों नहीं करी सरकार? इसका मतलब यह है कि आप अपराधी को बचा रहे हैं। देखिए, जो कल राहुल जी की सभा हुई और जिस प्रकार से चाहे आरक्षण के मामले में हो, चाहे अल्पसंख्यक के मामले में हो, चाहे संविधान की बात हो, वो सारी बात उन्होंने खोल कर रख दी। और जो दृष्टिकोण प्रधानमंत्री मोदी जी की है, वही दृष्टिकोण पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। तो दोनों के जो दृष्टिकोण है अलग अलग मुद्दे पर, वो एक जैसे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय में ओबीसी को 30% आरक्षण मिला है, क्या कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है? साव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आरक्षण दिया गया है। भ्रम, भय और भ्रष्टाचार कांग्रेस के राजनीति का आधार रहा है। कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना बंद करे। अरुण साव ने आगे कहा कि कांग्रेस के भ्रम की बातों में जनता नहीं आने वाली। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरते हुए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साव ने व्यक्तिगत टिप्पणी को निम्न स्तर की राजनीति बताते हुए कहा कि निम्न स्तर की राजनीति से आहत हूं। कल मैंने कानून सम्मत सारी बातों को बहुत स्पष्ट किया है
और स्पष्ट करके ये बताया है कि यह जो आरक्षण की व्यवस्था हुई है पूरी तरह से संविधान सम्मत है। और कांग्रेस पार्टी यदि इस आरक्षण व्यवस्था पर आंदोलन कर रही है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% से अधिक आरक्षण नगर निगम में मिला है, क्या इसके खिलाफ भी वो आंदोलन कर रहे हैं? नगर पालिका और नगर पंचायत में जो आरक्षण मिला है क्या उसके खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए। कल भूपेश बघेल जी ये भी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में आरक्षण हुआ था, उनके कार्यकाल में भी हुआ था। तो भूपेश बघेल जी, ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है 2021 और 2022 में आया है, इस कारण से ये परिस्थिति निर्मित हुई है। हमारे 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए वो सभी के सभी अध्यक्ष पद आरक्षित होंगे। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 4 पद आरक्षित होंगे। और इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके कारण से अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद में कोई पद हासिल नहीं हुआ है। पार्टी ने इसके लिए व्यवस्था बनाई है। ये कांग्रेस पार्टी, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि भ्रम, भय और भ्रष्टाचार इनके राजनीति का आधार रहा है, वही भ्रम फैलाने का काम ये बार बार कर रहे हैं। कानून संविधान की बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन ना उसे पढ़ते हैं ना उसका अध्ययन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यजनक। छत्तीसगढ़ में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता, शांति प्रिय जनता, कांग्रेस के नेताओं के इन भ्रम की बातों में, इन भड़काने में नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय है और शांति प्रिय ही हमारे नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव संपन्न होंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ट्रेड फेयर व्यापार मेला व्यापार महोत्सव 2025 16 से 19 जनवरी 2025 तक रॉयल क्रिस्टन गार्डन भिलाई के पास सिविक सेंटर भिलाई में होने जा रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अजय भसीन ने बताया कि व्यापार की नई उड़ान संभावनाओं का आसमान इस नए संदेश के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर व्यापार मेला 4 दिवसीय व्यापार महोत्सव 2025 भिलाई में 16 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है। इस 4 दिवसीय आयोजन में लगभग 1 लाख से अधिक लोग इस व्यापार मेले में शामिल होंगे। व्यापार महोत्सव 2025 व्यापारियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जो उनके व्यापार और उद्योग और भी आगे तक ले जाएगा। इस सबसे बड़े व्यापार महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा व्यापारियों को एक नई ऊर्जा देंगे और बदलते परिवेश में व्यापार को अपडेट कैसे करें, इस विषय पर विशेष प्रकाश डालेंगे। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल से व्यापार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय महोत्सव में व्यापारियों, उद्यमियों और तकनीकी विशेषज्ञों को अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने के साथ व्यापार से संबंधित नई तकनीकों की जानकारियां प्राप्त हो सकेगी। 16 जनवरी को प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी यहां पर शामिल होंगे, जहां वे व्यापारियों और उद्यमियों को सफलता के मंत्र देंगे और उन्हें प्रोत्साहित भी करेंगे। इससे व्यापारियों को आत्मविश्वास मिलेगा और वे अपने व्यवसाय को और ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित भी होंगे। के साथ ही स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन 17 जनवरी को किया जाएगा। महोत्सव के दौरान हर दिन शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक विशेष सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के पूर्व प्रेस वार्ता लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज व्यापारियों के लिए और उनके ग्राहकों का मिलन कराने के लिए व्यापार महोत्सव के रूप में व्यापारियों का महाकुंभ लेके आ रहा है, जिसका आगाज़ 16 जनवरी से होने वाला है, जिसका पहला सेशन हम भिलाई की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। इसमें विवेक बिंद्रा जी यहाँ कैसे हम व्यापार करें, कैसे अपने व्यापार को बढ़ाएं, हम अपनी लर्निंग बढ़ाएं और अर्निंग बढ़ाएं, इस टॉपिक पे विवेक बिंद्रा जी हम सबके बीच में रहेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि हर एक थोड़े समय बाद व्यापार में एक स्थिरता आ जाती है। उस स्थिरता को दूर करने के लिए व्यापार जगत के मेरे साथियों के लिए वो अपने व्यापार को किस तरीके से अपग्रेड करके नई ऊंचाइयों की ओर लेके जाएं, इसके लिए हमने सेमिनार्स के माध्यम से डेली 4 दिन कोई ना कोई वर्कशॉप रखी हुई है। एक दिन स्टार्टअप को लेके वर्कशॉप है, एक दिन डिजिटलाइजेशन को लेके वर्कशॉप है और एक दिन IPO फंडिंग को लेके कि फंड तो बहुत मिलते हैं, उस फंड का किस तरीके से अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए, इसको लेके कार्यशालाएँ यहाँ रखी गई है, जिसमें व्यापारी अपने आप को अपग्रेड करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यापार में हमारी दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, उनको हम एक पेपर में नोट डाउन करके
जो उनके मंत्री हैं, विभाग हैं, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हम इस जो विकास यात्रा भारत की चल रही है उसमें व्यापारियों का योगदान अधिक से अधिक हो, इसलिए ये व्यापार महाकुंभ की संरचना। हम इस व्यापार महाकुंभ के माध्यम से आम जनता तक अपने व्यापारी जो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करेंगे, वो जो आने वाले लोग उनके प्रोडक्ट्स को देख सकेंगे, समझ सकेंगे और उनके रेट और कॉन्सेप्ट तक हम उनसे परिचय कराने की कोशिश इस व्यापार महाकुंभ में करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो उनका मोह है ऑनलाइन से खरीदी करें, तो हम उनके मोह को तोड़ने के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि सामान तो ऑनलाइन से मिल जाता है, लेकिन संबंध और खुशियां अगर कहीं मिलती है तो सिर्फ लोकल बाज़ारों से मिलती है। इस तौर पे हम उनको रूबरू कराने की कोशिश। मैं पूरे दुर्ग भिलाई की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक स्वर्णिम अवसर है, आपको परिवार के साथ यहाँ पे आएँ और जब 16, 17, 18, 19 जनवरी को रॉयल क्रिस्टल गार्डन भिलाई आप आएंगे तो सबसे पहले व्यापारी समाज की तरफ से आपको एक एश्योर्ड गिफ्ट दिया जाएगा। उसके बाद डेली 50 गिफ्ट यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें 10 बम्पर ड्रॉ रहेंगे, कंसोलेशन प्राइजेस रहेंगे। तो यहाँ आने में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, तकरीबन 200 की तादाद में स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें हर तरीके के आइटम आपके पास हैं जिसे आप देख सकेंगे। और एक डेली जो शाम है वो मनोरंजक बनाने के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ कोई ना कोई स्टार के रूप में यहाँ पे उपस्थित रहेगा। तो मैं दुर्ग भिलाई की पूरी जनता से निवेदन करता हूँ कि 16, 17, 18 जनवरी सिर्फ रॉयल क्रिस्टल गार्डन भिलाई में परिवार के साथ जरूर आएँ। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा जो बैनर है, इसका मतलब है कि व्यापारियों की ये संस्था है, व्यापारियों का ये संगठन है। आज आप हर मार्केट में देखेंगे 4 शॉप के बाद एक महिला की शॉप आपको मिल ही जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज महिला भी व्यापारी है और एक सफल व्यापारी है, सफल उद्यमी है। हमारा इस कार्यक्रम को करने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि आपने ये हमारी इस व्यापार मेले की थाली देखी है, तो महिला विंग एक तरीके से स्वीट डिश के रूप में आपको नजर आएगी कि थाली हमारी पूरी कंप्लीट आपको मिलेगी। इसमें हमने जो अपना एक पैनल रखा हुआ है 19 तारीख को हमने उन तमाम बिंदुओं को हमने इंगित किया है। इस पैनल के माध्यम से हम, जैसा कि सबसे पहली जो इकाई है राष्ट्र की, वो है परिवार, और एक महिला जो होती है उस परिवार की प्रमुख होती है, जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। और आज वही स्थिति व्यापार की भी हो रही है। तो हमारा मकसद है कि महिला की जिस तरीके से परिवार में भूमिका होती है, उसी तरीके से महिला की पूरी सशक्तिकरण के साथ व्यापार में भी भूमिका हो। ये जो है, ये 17 तारीख को हमारा स्टार्टअप का कार्यक्रम है। और इस तरीके की जो जानकारियाँ होती है कि महिला कहाँ से काम शुरू करे, कहाँ से उनको फंडिंग प्राप्त होगी, किस तरीके से उनको ट्रेनिंग प्राप्त होगी, ये हम लोग समय समय वर्कशॉप करते ही रहते हैं। और विशेष रूप से स्टार्टअप की जो बात है वो हमारा 17 को हो रहा है। फंड रेजिंग की बात मनशरमानी जी आ रहे हैं, सुरेश मनशरमानी जी, वो 18 को करेंगे कि फंड रेजिंग की बात करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है महिला उद्यमों के लिए, स्टार्टअप के लिए, ये सारे कार्यक्रम ये स्टार्टअप में ही हमारा सारा समावेशित होगा। और इस तरह के स्टार्टअप, फंड रेजिंग और ये सारे कार्यक्रम महिलाओं के लिए किए जाते हैं। जैसा कि साल भर की अगर हम 3 साल की बात करेंगे तो हमने फूड प्रोसेसिंग का भी ट्रेनिंग दी है, और भी हम एमएसएमई से मिलके जिला उद्योग व्यापार केंद्र के साथ भी मिलके हमने बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप लगाए हैं। और ये हमारा छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक पार्ट है जो हम अनवरत हम देते आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम उनको जानकारी, इसमें जो है कि हम पूरी शासन की, चाहे केंद्र की बात हो चाहे स्टेट की बात हो, दोनों तरह की योजनाओं का यहाँ पे समावेशन किया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे लिए ये मतलब नहीं रखता है कि स्टार्टअप करने वाला महिला है या पुरुष है। जब हम व्यापार की बात करते हैं तो हम महिला और पुरुष को समानता से लेते हैं। पूरी जानकारी उनको दी जाएगी कि आप कैसे स्टार्टअप ले सकती हैं, कहाँ से आपको अगर जानकारी लेना हो तो आप कहाँ से जानकारी ले सकते हैं। फंड की बात होती है तो आपको कहाँ निवेश करना है, किस तरीके से करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर्कशॉप के माध्यम से देता आया है। और इस 3 दिन के जो कार्यक्रम है इसमें भी दे रहा है। और विशेष रूप से जो मैं बात कर रही हूँ 19 तारीख की, ये हम समाज और व्यापार को लेकर एक सामंजस्य की स्थिति लेकर चल रहे हैं ताकि राष्ट्र निर्माण हो। ये जो तमाम विषय है कि जिसमें अगर आप देखेंगे कि अभी की जनरेशन को आप देखेंगे तो हर परिवार में एक कलह का माहौल है।
कलह इसलिए है कि चाहे सास बहू की बात हो, चाहे माँ बेटी की बात हो, चाहे काम करने की बात हो, चाहे नशे की बात हो। नशे में मैं मादक द्रव्य को भी लेना चाहूँगी और मोबाइल का भी नशा लेना चाहूँगी। कुल मिला के हमारा जो 19 तारीख का कार्यक्रम है, पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उसके बाद एकल परिवार हुए और आज के समय में वो एकल परिवार टूटता परिवार या बिखरता परिवार नजर आ रहा है। तो हमारी कोशिश है कि व्यापार के साथ साथ परिवार भी संतुलित हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर 19 तारीख की रूपरेखा रखी गई है। बहरहाल व्यापार जगत के लिए ये 4 दिवसीय आयोजन मील का पत्थर साबित होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को बगिया स्थित मुख्यमंत्री निवास कैंप कार्यालय में स्टार लगाकर बधाई दी। बता दें, छत्तीसगढ़ शासन ने इसी सप्ताह जशपुर के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति किया है। इस अवसर पर सरगुजा के संभाग आयुक्त नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग, जिलाधीश रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह की धर्मपत्नी एवं उनके पुत्र सहित मुख्यमंत्री कैंप के उपस्थित अधिकारी इस स्टार सेरेमनी गौरव पल में साक्षी बने। दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री लखनलाल देवांगन के वायरल वीडियो पर कहा कि ये कहते थे महिलाओं ने इन्हें जिताया है, अब उन्हीं महिलाओं को ये उठाकर फेंकने की बात कह रहे हैं। इनमें अहंकार आ गया है, अपने आप को अवतारी समझने लगे हैं, भ्रम हो गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा। देखिए, सरकार में ये सरकार घमंड इतनी हो गई है कि वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा। जनता ने सेवा करने के लिए उनको ऐसा किया, ये अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, शासक समझ रहे हैं और इसलिए वो किसी स्तर पर जा रहे हैं। महिलाओं को भी अपमानित कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं महिलाओं को वोट से हम जीते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को आप अपमानित कर रहे हैं, पुलिस से पिकवा देंगे, ये बोल रहे हैं। ये तो अवतारी है ना, जो अवतारी पुरुष है, बायोलॉजिकल नहीं, नॉन बायोलॉजिकल। पहले प्रधानमंत्री थे, वो अब इंसान बन गए। कुछ 6 महीने लगा उनको, जब 400 पार का नारा दिए थे तो नॉन बायोलॉजिकल, लेकिन जनता ने 240 में रोक दिया, तो फिर वो 6 महीने बाद उन्होंने स्वीकार किया, हाँ मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती है। अब उनका भूत उतरा तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भूत पकड़ लिया। सब जानते हैं भगवान राम, लखनलाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये अवतारी पुरुष है ना। अब यहाँ 4 अवतारी पुरुष और गए, ये अवतारी है, नॉन बायोलॉजिकल। तो इनको ये भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ये इसकी सरकार है। भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस शासन में हुए पीएससी घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण मांगे रखी। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटी के पीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने मांग की है कि सन 2018 से लेकर 2023 तक आयोजित सभी परीक्षाओं एवं भर्तियों को सीबीआई जांच के दायरे में लाया जाए। 2021 और 22 की परीक्षा रद्द कर सभी नियुक्तियों को रद्द किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी के पीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कहना चाहता हूं, उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर उनकी बेटी का सिलेक्शन वैलिड है, लीगल है, सारे नियम और शर्तों का पालन हुआ है, तो मेरी इस चुनौती का जवाब देकर प्रेस वार्ता करें, सारा डॉक्यूमेंट सामने लाएं और जनता को बताएं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को बहुत उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है कि उनकी बेटी का चयन कैसे हुआ और कैसे जब 4-5 साल तक इस बात को उठाते रहे, उनकी तरफ से कभी जो कोई जवाब नहीं आया। ये हमारा जो आरोप है आज का नहीं है, 3 साल पहले भी जब ये घोटाला हुआ था हमने इस मांग को उठाया था, पर उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया मुख्यमंत्री रहते हुए। आज सुचिता, राजनीतिक सुचिता के कारण उनको सामने आना चाहिए और जनता को बताना चाहिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताना चाहिए क्या हुआ, कैसे उनका चयन हुआ। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, दुर्ग जिला परिवहन विभाग एवं दुर्ग यातायात पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को खुर्सीपार स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए निःशुल्क हेलमेट वितरण किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों, जिला परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों ने लोगों से यातायात नियमों के पालन करने की अपील की। मेडिकल साइड में आँख का चेकअप और ब्लड प्रेशर, शुगर का चेकअप किया जा रहा है और सड़क सुरक्षा जो हम लोग सड़क का प्रयोग करते हैं और हम जब सड़क पे चलते हैं तो हम सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। इसमें सबसे हम इस तरह का आयोजन, इसको जो सप्ताह जो हम मनाते थे उसको हम माह के रूप में परिवर्तित कर दिए। पहले दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन
सड़क सुरक्षा के संबंध में इतने सारे आयोजन करने के पश्चात भी, सरकार के द्वारा इतने प्रयास करने के पश्चात भी दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई। जो दुर्घटनाओं से जो मृत्यु होती है उसमें कमी नहीं आई। तो उसके पश्चात सरकार ने इस पर गंभीरतापूर्वक, बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करते हुए इन्होंने ये सोचा कि इस आयोजन को हम थोड़ा लंबा करते हैं और इससे हो सकता है कि लोग जो है ज़्यादा लंबे समय तक आयोजन करें तो उनमें जागरूकता बहुत ज़्यादा आएगी। और इसी वजह से इसको हम पिछले 3 साल से, मेरा ध्यान आ रहा है, 3 साल से हम इसको सड़क सुरक्षा माह के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने वाले कर्मचारी से एसएलआरएम सेंटर में मारपीट कर गाली गलौज किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें प्राथमिकता के साथ दुर्ग कमिश्नर ने कार्रवाई की बात कही है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 59 के सफाई कर्मचारियों के साथ एसएलआरएम सेंटर के अंदर घुसकर मारपीट करने और एसएलआरएम सेंटर के बाहर भी गाली गलौज कर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर अब सफाई कर्मचारियों ने आक्रोश जताते हुए निगम कमिश्नर से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कर लेते हैं सेटलमेंट, लेकिन आज सेटलमेंट करेंगे तो इस तरह की घटना फिर और बढ़ अभी कुछ दिन पहले भी हुई थी सर, हाँ, स्लैब तोड़ने वाली, हाँ, वहाँ पे भी राजीनामा ये वो ऐसे हाँ, के तरीके। लेकिन वो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मेरे को कल सुबह फोन आया इस मामले में, वीडियो भी मेरे पास आया, तो मैं मुझे कल तो रहने दीजिए। पर्सनल रिक्वेस्ट है, और कई लोग आपको बोल चुके मैं सर जनसंपर्क को प्लीज यहाँ ले आइए सर, वहाँ जाओ प्लीज सर। आपसे पहले पूछताछ करती, समाधान कर लेती तो कर बाद में बात पूछाती। वो भी गलत होती था, गलत ऊपर काम वाले पाई के ना भैया कूड़ादान नान के दे है और 4000 के जूता 10,000 के जूता लाते हाँ, यानी कि कूड़ादान में ते डाले है तो तोर गलती हो, हमार गलती नो है। कूड़ादान के डब्बल थे हमला नान के दे, सो में हीरा है का मोती है का है ते समझ नहीं जाना। बता दें, वायरल हुए वीडियो में एक सरदार जी अपने जूते की बात को लेकर सफाई कर्मचारी की बेदम पिटाई कर आसपास खड़ी सफाई कर्मचारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। हर दिन डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने वाली कर्मी रोज की तरह अपना कार्य कर रहे थे, तभी वार्ड के एक सरदार जी एसएलआरएम सेंटर में घुसकर कचरा साफ करते कर्मचारी युवक की बेदम पिटाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां मौजूद महिला कर्मचारी द्वारा बीच बचाव किए जाने से नाराज सरदार जी गाली गलौज करने पर उतारू होकर उस युवक की पिटाई करते हैं। कोई ये नहीं है, सरदार आ तो माफी मांग ले वे तो केस करे का हो, कुछ नहीं हो मत करके। जूता कारण करे है, जूता 10,000 के जूता है तो यार लेके आगे है, बताए नहीं है कि कचरा में डला गए तो बताए नहीं है कि ये नया जूता है का हरे तेला नहीं बताया, जैसे वो भी कार की कचरा में डाले है तेकर कारण कचरा समझ के ला ली समन वैसने ला लेते हैं, झिल्ली पन्नी जूता चप्पल सब अलग करते हैं, रिक्शा में बोरा रोरी थे ओमे डाला जाते हैं, तो वैसने टाइप से ना वो लड़का बोरा में डाला थे वही जूता लाते लाले बताया नहीं है, धर के ले गए सी गया बहुत मारे। लड़का है तो गलत नहीं करे है, वो करे है गलत, जो मारने वाला करे और पीछे से मारे, वो भी आके सेंटर में आ रही से ओकर बाद झिल्ली पर नहीं निकालते ना, मैंने एक ठन पूरा गीला सूखा कचरा अलग अलग करते और सेंटर में आके वो अलग करत रही से और पीछे रही से पीछे साइड ले आके मारे है, बाहर भी मारे अंदर भी मारे है और हाल अंदर जाके और मारे और बहुत माँ बहन के गाली दे और सब लेडीज मतलब भी बोले कि तुम लोग भी बहुत चोर हो, आदर मादर कुछ भी गाली बके हो। जो जूता आए भी रही सोई मैडम, वो जूता आए भी रही सोई ना तो हम ओते गौर नहीं करन कि ये नया है कि पुराना है, मना वो झिल्ली के हमारे सेंटर में बंडल बनाते वो झिल्ली में डालते जूता चप्पल आते तेला जूता चप्पल आते ना तेल झिल्ली में रख देते, हम नहीं करन यू जो भी कुछ भी नहीं करन। जब मारपीट हुआ तो आप लोग वहाँ पे थे? का है कचरा कनेक्शन जाते हैं, वो लड़का वहाँ से वो जूता ले गए करके बोली वो सरदार के यहाँ, तो करवाई कचरा निकाली 2 डस्टबिन निकाला, ओमे के कचरा ला वो चुन के ला ली, ओकर बाद में मोर जूता चुरा ले गई हंस करके आ रही सेंटर में, वहाँ मार धार करी हमन बोले, लेकिन वो पता नहीं सुनिस का नहीं जोशी मैडम, हमन तो नहीं जानो। घटना की खबर जैसे ही अन्य साथियों को मिली तो सभी ने मिलकर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर दुर्ग कमिश्नर से लिखित शिकायत कर ज्ञापन दिया, जिसके बाद निगम कमिश्नर द्वारा संबंधित थाना में शिकायत करने की बात कही गई। मारपीट की घटना सामने आई है और आज जो हमारे कर्मचारी हैं और उनके साथी हैं उनके द्वारा आज यहाँ लिखित में भी सूचना दिया गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ आके मारपीट की गई है और जो है उनको दुर्व्यवहार किया गया है। तो इस तरह के जो भी घटना है उसमें निगम जो है बिल्कुल
बहुत घोर निंदा करता है और ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। हमारा ये कथन है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत थी तो नगर निगम में आके या पुलिस थाने में जाके शिकायत कर सकते थे और तत्पश्चात जो है जो भी कार्रवाई होती थी वो नियम अनुसार हो सकती थी। लेकिन इस तरह का मारपीट करना और हमारे कर्मचारी को डराना, ये बिल्कुल भी हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमने इनको हिदायत दी है कि थाने में जाके शिकायत करें। और नगर निगम भी, क्योंकि आज हमको सूचना लिखित में भी प्राप्त हो गया, तो हमारे तरफ से भी थाने को और पुलिस को, वहाँ पे डिपार्टमेंट को भी हमारे तरफ से भी एक चिट्ठी जा रहा है कि इसमें कृपया करके जांच करके बिल्कुल जो है कठोर कार्रवाई करें। ये तो बिल्कुल अनुचित है। जैसे मैंने ही कहा, अगर हमारे कर्मचारी ने अगर कोई गलती की है तो सामने वाले के पास कुछ भी उसका प्रूफ होगा, या चाहे तो वो हमारे पास आके कंप्लेंट कर सकते हैं निगम में या पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर मारपीट करेंगे और मारपीट के बाद बोलेंगे कि राजीनामा कर लें, तो फिर इस तरह से हमारे कर्मचारियों में एक माहौल, एक भय का माहौल बनेगा और उनके प्रति, कार्य के प्रति भी उनकी जो मोराल है वो डाउन होगा। बिल्कुल, हमारे तरफ से भी अभी पुलिस को जा रहा है चिट्ठी कि इसमें जो है जांच करके व्यक्ति के विरुद्ध जो है नियम अनुसार कार्रवाई करें और निगम जो है बिल्कुल हमारे कर्मचारी के सपोर्ट में है। हाँ, अगर कर्मचारी ने कोई गलती की है तो बिल्कुल उसको सजा मिले, हम उसके लिए भी नहीं बोलते। लेकिन इस तरह से आके अगर कोई मारपीट करेगा तो निगम बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करता, ना ही इसको बढ़ावा देगा। देखना होगा क्या एक सरकारी और कमजोर कर्मचारी पर इस तरह की ज्यादती और मारपीट करने वाले उस व्यक्ति विशेष पर कोई कार्रवाई होती है या फिर किसी दबाव और प्रेशर से पीड़ित को न्याय मिलने और दोषी पर कार्रवाई किए जाने की पहल दुर्ग निगम कमिश्नर द्वारा की जाती है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा के गलियारों में हलचल मच गई है, जिसके चलते दुर्ग के भाजपा कार्यालय में प्रभारी राजीव अग्रवाल की उपस्थिति में बैठक आहूत कर चर्चा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय चुनाव को पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराया। और वर्तमान में इस चुनाव के हम लोग बैठक कर रहे हैं, नगरीय निकाय और पाटन नगर पंचायत के प्रभारी प्रदेश से जिसको नेतृत्व दिया है ऐसे। इस दौरान इस प्रमुख और पहली बैठक में जिला प्रभारी राजीव अग्रवाल के मुख्य अतिथि में बैठक में ग्रामीण विकास एवं पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू, पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रिका चंद्राकर, उषा टावरी, उपाध्यक्ष राजेंद्र पाध्ये, दिलीप साहू, उतई नगर पंचायत चुनाव प्रभारी मनोज सोनी, धमदा नगर पंचायत चुनाव प्रभारी कांतिलाल बोथरा, शिव चंद्राकर, प्रीतपाल बेलचंदन, माया बेलचंदन, डॉक्टर मानसी गुलाटी उपस्थित रहे। विगत दिनों प्रदेश स्तर की एक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रायपुर में बैठक थी। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने 14 तारीख को जिले स्तर पे समस्त कार्यकर्ताओं के, दोनों स्तर के और सभी 17 मंडल के मंडल अध्यक्ष और जिला के पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ताओं को बुलाकर ये हमने आयोजन किया है, जिसमें विशेषकर जो आगामी चुनाव होने वाली है, कार्यकर्ताओं को चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के लिए मार्गदर्शन दिए हैं। और क्योंकि प्रत्याशी चयन का भी विषय रहता है तो एक कई लेयर की एक टीम बनाए हैं हम लोगों ने, मंडल स्तर की, जिला स्तर की, ये दोनों टीम उसमें तय करके आगे आने वाले जो चुनाव में जो संभावित लोग होंगे उसके तैयारी के साथ हम उसको बताएंगे। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गंभीर कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं और कैडर बेस्ड पार्टी और भारतीय के संविधान के मुताबिक सारी रणनीति को समझे होते हैं। प्रयास हम करेंगे कि ये छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, क्योंकि एक गांव में, एक जिला पंचायत में, एक जनपद में कई लोग दावेदार आएंगे, उनमें से गुण, उसके जो योग्यता देखते हुए, उसकी कर्मठता देखते हुए, निष्ठा देखते हुए ऐसी चयन समिति उसके चयन करेगी और पार्टी के टिकट डिक्लेयर करेगी। ये अब कार्यकर्ताओं का चुनाव आ गया है, नगरीय निकाय और नगर त्रिस्तरीय नगर पंचायत का चुनाव है, उसके संबंध में ये बैठक थी। बैठक में इसमें प्रारूप दे दिया गया है कि आज जिले की बैठक हो गई है, 15-16 को मंडलों की बैठक होनी है, उसके बाद मंडल की चयन समिति की बैठक होनी है। मंडल चयन समिति का क्राइटेरिया क्या होगा वो भी मंडल में बता दिया गया है और उसके बाद जो भी जिले से पैनल हैं, मंडल से पैनल हैं, वो जिले तक 18 तारीख तक आ जाएंगे।
18 के बाद में जिले की बैठक होगी और यहाँ पर जो भी पैनल तैयार होगा वो यहाँ से संभाग में चला जाएगा 19 तारीख को, और वहाँ से जो है प्रदेश को 20 तारीख को चला जाएगा। तो 21 या 22 तारीख तक पूरे पार्षदों का हम घोषणा कर देंगे। इसी प्रकार महापौर के लिए भी 23 तारीख तक की घोषणा हो जानी चाहिए। हर कार्यकर्ता को अधिकार है और हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है कि एक बार वो भी उसको भी अवसर मिले चुनाव लड़ने का। हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करेंगे और जो भी उचित होगा वो निर्णय लेंगे। इस दौरान प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टी के दिशा निर्देश के बारे में जिला प्रभारी राजीव अग्रवाल ने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता है कि योग्य व्यक्ति का चयन प्रत्याशी के रूप में किया जाए और चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से हो। 15 या 16 जनवरी को सभी मंडलों में बैठक आहूत करके कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जाए। प्रत्याशी चयन करते समय भावनाओं में बहे बिना निर्णय करे, व्यक्तिगत संबंधों को दरकिनार कर पार्टी हित में निर्णय लेते हुए जीतने योग्य अच्छे नाम को प्रत्याशी के रूप में आगे करें। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इस चुनाव में हम सभी एकजुट हो जाएं और अपनी रणनीति तैयार कर ले। पार्टी जो भी प्रत्याशी तय करे, आप सभी अपने सहयोग से उसके जीत का सूत्रधार बने। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने बच्चों की खुशियों को ध्यान में रखते हुए पतंग दिलाई। वही पतंग पाकर बच्चों ने विधायक को थैंक यू कहा। मकर संक्रांति पर्व पर बच्चों के लिए बेहद खास रहा जब शहर विधायक गजेंद्र यादव ने उन्हें पतंग दिलाई। शिक्षक नगर में भ्रमण के दौरान प्रभात टॉकीज के पास उपस्थित बच्चों ने अपने विधायक को देख आवाज लगाई। फिर क्या था, विधायक गजेंद्र यादव गाड़ी से उतरे, बच्चों से मिले और मकर संक्रांति की बधाई दी। इस दौरान बच्चों ने विधायक से फोटो खिंचाने के बाद पतंग दिलाने की मांग की और उनकी खुशी देखते ही बनी। विधायक ने पतंग दुकान पहुंचकर सभी को उनके मनपसंद पतंग और मांझा दिलाया। बच्चों ने विधायक से काफी देर तक बातचीत की और पतंग दिलाने के लिए थैंक यू कहा। बच्चों ने विधायक गजेंद्र यादव को बताया कि कुछ माह पूर्व उनके द्वारा दिलाए गए बैट, बॉल व क्रिकेट किट से वे प्रतिदिन मैच की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों ने अपने संग क्रिकेट खेलने आमंत्रित भी उन्हें किया। इस दौरान विधायक गजेंद्र यादव ने मकर संक्रांति के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश व प्रदेश में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियां व उमंग भरते हैं। त्योहार के माध्यम से लोगों में आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का वातावरण बनता है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मदरसा अशरफिया और शासकीय यूनानी औषधालय द्वारा टीबी मुक्त भारत जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने हाथों में तख्ती लेकर टीबी से बचाव का संदेश दिया। दुर्ग में मदरसा अशरफिया, सिविल लाइंस और शासकीय यूनानी औषधालय के संयुक्त तत्वावधान में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें इस रैली में स्थानीय छात्रों, शिक्षकों और चिकित्सा अधिकारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने टीबी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और लोगों को इसके लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जानकारियां देने का संकल्प लिया। रैली में स्लोगन और बैनरों के माध्यम से टीबी के खतरों और सही इलाज की जरूरत पर जोर दिया गया। इस दौरान शासकीय यूनानी औषधालय के चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि टीबी को जड़ से मिटाने के लिए सही समय पर जांच और उपचार बेहद जरूरी है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त उपचार योजनाओं के बारे में भी जानकारियां दी।
वहीं मदरसा अशरफिया के प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज को स्वस्थ बनाने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस अभियान का हिस्सा बने और टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करें। रैली का समापन सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर टीबी के उन्मूलन के लिए काम करने का वादा लिया। इस प्रकार की गतिविधियां समाज को स्वस्थ और जागरूक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब जल्द ही ईडी कवासी लखमा और हरीश लखमा को कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि शराब घोटाला मामले में 28 दिसंबर को ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। छापेमार कार्रवाई में ईडी ने नगद लेन देन के सबूत मिलने की जानकारी भी दी थी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।